हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है मैंने संविधान की एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपके संविधान के जितने भी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यूपी पीसीएस, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जो है, या और भी कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंतर्गत संविधान के क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं, मैं वे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। और आशा करता हूँ कि यह सीरीज आगे भी कंटिन्यूसली ऐसे ही चलती रहे। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत जो है 200 वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक का शासन चलता रहा। यानी कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को क्या रहा, भारत गुलाम रहा, जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों का। अगर बात की जाए ब्रिटिश लोग को जो गुलाम था भारत, उसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? मुख्यतः भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आती है। कौन सी कंपनी थी वो? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय जो केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन आने वाले समय में जब भारत के जो आंतरिक जो राजा थे, वे आपस में इनके अंदर फूट पड़ी हुई थी, आपस में लड़ रहे थे, उसी समय अंग्रेजों ने उनका फ़ायदा उठाया और मुख्यतः 1757 में एक युद्ध होता है। 1757 में एक युद्ध होता है जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? एक तो इसकी थोड़ा सा डेट ध्यान रखना है। 23 जून 1757 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किन किन के मध्य होता है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान रखना है। अंग्रेजों के मध्य और किसके मध्य? भाई बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य। अगर मैं अंग्रेज की बात करूं, अंग्रेज की साइड से कौन था, तो इसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों की साइड से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेजों की साइड से था रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, लेकिन होती कैसे है? ये धोखे के कारण। एक व्यक्ति होता है, इनके सेनापति होते हैं, जिनका नाम है मीर जाफर। जिनका क्या नाम है भाई? मीर जाफर। जो मीर जाफर थे, इनके सेनापति थे सिराजुद्दौला के, और मीर जाफर अंग्रेजों की सहायता के लिए चले जाते हैं, इसलिए क्या होता है, युद्ध में हार जाते हैं। उसके बाद एक युद्ध हो रहेगा हमारा, जिसका नाम है 1764 बक्सर का युद्ध। 1764 में युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में। ये किसके मध्य होता है? उस समय संयुक्त सेना आती है भारत की ओर से। कौन कौन? एक तो थे बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, मुख्यतः तो ये व्यक्ति थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब, प्लस अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। अवध के नवाब कौन थे उस समय? सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। और इन्हीं के साथ थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन व्यक्ति एक साथ गए थे, मीर कासिम बंगाल के नवाब, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय
मुगल जो बादशाह थे उस समय पूरे भारत के, इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए जाती है, लेकिन संयोगवश क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। और अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह निश्चित कर लिया कि अब भारत में किसका शासन होगा, क्योंकि उस समय जो बड़े नवाब थे, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह पूरा भारत का नेतृत्व कर रहे थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के जो नवाब थे, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया था हेक्टर मुनरो ने। उसी के बाद भारत में क्या करने स्टार्ट कर दिया, इन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया गया। उसी को देखते हुए जो ब्रिटेन की महारानी थी, इन्होंने क्या करा, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम पास किए, कुछ एक्ट लेकर आए, जिनमें से सबसे पहला जो हमारा अधिनियम है उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1773 में सर्वप्रथम बार रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें सबसे पहले कुछ काम हुए थे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे जो पहला कार्य किया गया था वह था जो कंपनी के अधीन जो गवर्नर थे उनको क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर। इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन कई बार क्या मिल जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल की पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान जरूर रख लेना है आप लोगों को कि सबसे पहली बार जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल का पद को स्थापित किया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। उस समय और भी कुछ कार्य हुए थे, जैसे सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और उस समय 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, उस समय 4 जजों की व्यवस्था थी, 3 प्लस के 1, यानी कि 3 अन्य न्यायाधीश और एक थे मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश था उस समय, उनका नाम जरूर ध्यान रख लेना है, सर एलिजा इम्पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या थे, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। तो दूसरा पहला कार्य क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद का सृजित किया गया था। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर थे बंगाल के। उसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत 4 जजों की व्यवस्था की गई थी, एक मुख्य और 3 अन्य। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर वर्ष पूछा जाए तो वर्ष कौन सा है, 1774, ठीक है। वर्ष कौन सा था, 1774। और अधिनियम या एक्ट की बात की जाए तो एक्ट कौन सा था, 1773 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक सबसे पहली चीज, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। अगर 1765 की अगर बात करूं, 1765 के बाद या इससे थोड़ा सा पहले की अगर मैं चलूं तो उस समय से 1813 तक पूर्ण रूप से केवल अंग्रेज यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे
केवल वे ही भारत में व्यापार करने का अधिकार रखते थे। केवल वे ही भारत में अधिकार करने का व्यापार रखते थे, इसीलिए उन्हें क्या बोलते, एक का अधिकार, केवल एक ही का अधिकार। ठीक है, लेकिन 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था, 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था, भारत में तो चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन में जितने भी व्यापार होते थे उनको छोड़कर कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब भारत में चाय को छोड़कर कोई अन्य विदेशी कंपनी व्यापार कर सकती है, लेकिन अभी तक भी 1813 तक भी केवल चाय का व्यापार अंग्रेजों के पास रह चुका था। और जो चीन था, चीन जो भारत का पड़ोसी देश है, इसके साथ भी पूर्णतः अभी तक इसका अधिकार है व्यापार करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन दोस्तों 1833 का अधिनियम एक ध्यान जरूर रख लेना है, 1833 में पूर्ण रूप से 1833 में पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर और 1833 में पूर्ण रूप से, बिल्कुल 1833 के बाद भारत में जो व्यापार करना चाहता हो तो उसके लिए रास्ता खुल गया था। ठीक है, यहाँ तक जरूर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? सबसे पहली चीज सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक का मतलब है अलग अलग धर्मों को अलग अलग हिसाब से बांटना। यानी कि अगर बात करें तो इसमें नीति जो थी, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी। यानी कि भारत में जो अनेक धर्मों का जो सार मिलता है, भारत में जो अनेक धर्म हैं उन सबको अंग्रेजों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग करने की कोशिश की गई। और उसी में सबसे पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, इलेक्शन के टाइम पे जो निर्वाचन थे, निर्वाचन व्यवस्था में कुछ लोगों को अलग कर दिया। तो सबसे पहली बार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों के लिए, किन के लिए भाई, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो सबसे पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन यानी कि चुनाव व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1909। अधिनियम कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। दोस्तों अगर हम थोड़ा सा आगे की बात करें 1919 के अधिनियम की, 1919 के अधिनियम की, इनका नाम था चेम्सफोर्ड सुधार, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में एक अधिनियम आया था माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लो मैं लिख देता हूँ, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। और इसमें क्या हुआ था, निर्वाचन मंडल का जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। 1919 में क्या हुआ था दोस्तों कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको और बढ़ा दिया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन को और किस अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया था? 1919 चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। और इसमें क्या हुआ था, सिखों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, जैन के लिए अलग से निर्वाचन मंडल, हिंदुओं के लिए अलग से निर्वाचन मंडल। तो दो तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। अगर बात करूं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था इसका बहुत अधिक विस्तार किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी कि बहुत सारे धर्मों को अलग अलग हिसाब से बांट दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बता देना कमेंट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय होता क्या है? फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो संघीय न्यायालय का जो अर्थ होता है वो होता है फेडरल
कोर्ट, इंग्लिश में से कहते हैं फेडरल कोर्ट, यानी कि ऐसा न्यायालय जिसकी सिफारिश या जिसके निर्णय के बाद भी हम किसी अन्य कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो संघीय न्यायालय क्या था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी हम जो ब्रिटेन की जो प्रीवियस काउंसिल थी या ब्रिटेन में जो कोर्ट था वहाँ पे जाके अपील कर सकते थे। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगर बात की जाए किस वर्ष हुई थी, अगर बात की जाए किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष था 1937, 1 अक्टूबर 1937 में। तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए कि जो संघीय न्यायालय था किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 के द्वारा। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो लड़ लो, आंसर आ जाएगा हमारा 1937। 1937 डेट क्या थी हमारे पास? 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और जो हमारे पास अधिनियम था, अधिनियम कौन सा था? 1935 का। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मुख्य जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर मोरिस गवेयर। सर मोरिस गवेयर। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 1935 के अधिनियम की। अगर बात की जाए वर्ष कौन सा था? 1937, 1 अक्टूबर। मुख्य जो न्यायाधीश थे हमारे पास, जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम के, ये कौन थे? सर मोरिस गवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन यानी कि दोहरी शासन की व्यवस्था की गई थी केंद्र के अंदर की गई थी दोस्तों 1935 के अंदर। एक क्वेश्चन और बनता है, प्रांतों में शुरुआत कब की गई थी? प्रांतों में जो द्वैध शासन था, इसकी स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और केंद्र में की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 1935 के अधिनियम। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश, सबसे पहली चीज जो निर्गत शब्द है, निर्गत का मतलब होता है जारी करना। निर्गत का जो अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? जारी करना। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश प्राप्त होता है, अध्यादेश की जो शक्ति है वह किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? इसका कहने का अर्थ ये बैठता है। तो अगर सबसे पहली चीज में बात करूं अध्यादेश की, ये अध्यादेश क्या होता है? ऐसा कानून जो संसद के ना चलने से के द्वारा राष्ट्रपति अपने द्वारा बना सकता है। भाई भारत की अगर मैं संसद की बात करूं, भारत में जो कानून बनाने की जो चीज है वह कौन बनाता है? भारत में कानून संसद बनाती है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, लोकसभा व राज्यसभा। भाई लोकसभा हमारे पास कैसा है? ये अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। यानी कि हर 5 वर्ष के अंतर्गत इसका क्या होगा? विघटन किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं किसी कारणवश संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है, संसद का कोई सा सदन इस समय बंद है और राष्ट्रपति को देश के लिए कोई अधिनियम या कोई कानून बनाना है, तो वह एक अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश लेकर आएगा और इस एक कानून बना देगा। तो सबसे पहली चीज, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123।
जो हमारे पास भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 है, अनुच्छेद 123 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या पूछ लिया गया हमें, अधिनियम कौन सा था, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ध्यान रख लेना है। भारत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कहाँ से ली गई है, 1935 के अधिनियम से। वर्तमान में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 123, आर्टिकल अनुच्छेद 123, जो भारतीय संविधान में अध्यादेश की बात कही गई है। नेक्स्ट देखो, अब मैंने थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी है इसमें। यद्यपि ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर होते थे उनको 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तो जो गवर्नर जनरल थे उनको यह शक्ति कहाँ से प्राप्त थी, 1861 के अधिनियम के द्वारा। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत परिषद अधिनियम 1935 धारा 42 से 43 से प्रेरित है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर मैं बात करूं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस अनुच्छेद में है, संविधान के अनुसूची में है, किस अनुसूची में है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 यानी कि जो शेड्यूल 7 है, इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत संविधान में 3 सूचियां शामिल है। इसके अंतर्गत संविधान में 3 सूचियां शामिल है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं, नंबर 1 जो हमारी होती है उसका नाम है संघ सूची। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 होती है समवर्ती सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, यह संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है और इसके अंतर्गत 3 अनुसूची बनाई गई है। अनुसूची का नाम क्या क्या है, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि संविधान में कितनी सूचियां है, कितनी सूचियां है, तो सूचियों की संख्या केवल 3 है। जबकि अगर अनुसूची पूछ ले, अनुसूची की संख्या वर्तमान में 12 है। तो संविधान में 3 सूची है, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। अब देखो, कानून बनाने की अगर मैं बात करूं, संघ सूची में कानून कौन बनाएगी, संसद, यानी कि जो केंद्र सरकार है वह इसके अंतर्गत कानून बनाएगी। राज्य सूची में कौन बनाएगी, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। अगर बात की जाए समवर्ती सूची की, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाएंगे, दोनों, संसद भी और विधानमंडल भी, दोनों को कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार है। किंतु अगर मतभेद की स्थिति आती है, मतभेद का मतलब है यदि संघ सूची ने भी यानी कि संसद ने भी कानून बनाया है और विधानमंडल ने भी, तो उस स्थिति में मान्य किसकी होगी, केंद्र सरकार की यानी कि संसद की मान्य होगी। लेकिन अब बात करूं मैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है किस योजना पर आधारित है, तो उस समय 1935 का भारत शासन अधिनियम उसके द्वारा यह इसमें निहित है, 1935 के अधिनियम के द्वारा निहित है। दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा 1935 के अधिनियम की बात करूं, 1935 का जो अधिनियम था, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो भाग लिया गया है वह 1935 के अधिनियम के द्वारा ही
लिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर संविधान में 2/3 भाग, 2/3 का मतलब होता है अगर पूरा संविधान 3 पुस्तकों का है, 3 बुक से लिया गया है, तो इसके 2 जो भाग है या 2 जो पुस्तकें है वह केवल 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। जबकि जो शेष बचा हुआ है 1/3 भाग, जो एक भाग है वह अन्य देशों से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो सबसे बड़ा जो भाग लिया गया है वह 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रख लेनी दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं, देखो अभी बात की थी हमने कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब अगर मैं आज कोई संविधान लिख रहा हूं, आज कोई संविधान हम बना रहे हैं बहुत व्यक्ति बैठकर, और मैं 50 साल या 100 साल बाद की बात करूं, तो उस समय हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि और भी कानून की आवश्यकता पड़ सकती है। देखो कुछ विषय केंद्र को सौंपे गए थे, कुछ राज्य को और कुछ समवर्ती सूची में, तो कुछ ऐसे भी विषय थे जो उस समय उनके ध्यान नहीं आए या उस समय उनकी जरूरत नहीं थी, तो उन सबको अवशेष रख दिया गया, यानी कि अवशेष बचे हुए जो कानून हैं उन्हें केवल जो कानून बनाने का अवशिष्ट जो शक्ति है वह केवल संसद में निहित है। यानी कि अगर इन तीनों सूचियों के अलावा कोई ऐसे कानून हैं जो बनाने की आवश्यकता है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तो इस तरीके का कानून केवल संसद ही बना सकेगी, और उन सबको हमने रख दिया गया था अवशेष या अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। दोस्तों अभी अभी हमने देखा था केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखो हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझना भी है और कोशिश करना कि इन्हें लिख भी लेना है साथ के साथ, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ की इनकी व्यवस्था भी कर रहा हूँ, यहीं पे इनकी व्याख्या भी कर रहा हूँ अच्छे से, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको दोबारा से कहीं भी ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघ में अवशेष शक्तियां किसके को निहित थी? देखो अभी हमने देखा है अवशेष शक्तियां वर्तमान में किस में निहित है? जो केंद्र सरकार है उनको दी गई है। लेकिन बात की जाए 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1935 में यह शक्ति किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। अगर आपको गवर्नर जनरल ऑप्शन में नहीं मिलता, उस समय इनका नाम क्या था? वायसराय था, वायसराय। तो जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। वायसराय का ही दूसरा नाम क्या है? गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? जो वर्मा है भारत का पड़ोसी देश है और वर्तमान में इसका क्या नाम है? म्यांमार। यानी कि जो म्यांमार है भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 में। म्यांमार भारत से जो अलग हुआ था किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 में। और अधिनियम कौन सा था हमारा? अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर इसे जरूर ध्यान रख लेना है, जो वर्मा है यानी कि जो म्यांमार जो वर्तमान का देश है यह भारत से किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 में। और जो अधिनियम था हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था भारतीय संविधान सभा की, भारतीय संविधान सभा की, वह भी सीरीज चलेगी भारतीय संविधान के नाम से, तो उस सीरीज को भी आप लोग जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? ये किस में प्रस्तुत किया गया था? स्वराज पार्टी 1934, स्वराज पार्टी 1934। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति की बात की जाए, यहाँ पर अगर व्यक्ति की बात की जाए, यहाँ पे जो व्यक्ति था इसकी बात करने वाला संविधान सभा की,
1934 में ही एम एन रॉय वह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर इसे जरूर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार, देखो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर पार्टी की बात की जाए संविधान निर्मात्री की सभा की, तो पार्टी कौन सी थी, स्वराज पार्टी 1934। लेकिन अगर व्यक्ति की बात की जाए, उस व्यक्ति का क्या नाम था, एम एन रॉय। वर्ष कौन सा था, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत क्लियरिटी उससे क्लियर हो जाएगी। और उसमें जो ये पेपर में क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यूपी लोअर पीसीएस का था जो सबका, उससे पहले यूपी पीसीएस 2017 का जो जेआईसी होती है, जो टीचर की वैकेंसी होती है इंटर कॉलेज में, उसमें यह क्वेश्चन था। उसके अंतर्गत मैंने हर चीज को एक एक चीज को कराया है। देखो सबसे पहली चीज, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। और इसी मिशन की संतुष्टि पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इस मिशन में 3 व्यक्ति शामिल थे, 3 सदस्य शामिल थे, पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इनमें जो अध्यक्ष की अगर बात करूं, पैंथिक लॉरेंस इस मिशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस इस मिशन के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन क्या है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, विलियम वुड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो यहां तक ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। तो दोस्तों हमारा यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। देखो अगर थोड़ा सा सोच के चले यहाँ पर, तो पहला क्या है, सीधे जनता के द्वारा, ऐसा तो कहीं पे नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ये भी गलत है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा और प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रांतीय सभाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। सबसे पहली तो बात, संविधान की जो फर्स्ट बैठक हुई थी वह कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और उन व्यक्ति का क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और किस वर्ष की गई थी, 1946 में। कैसे अध्यक्ष थे हमारे पास, अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों उन्हें क्यों चुना गया था, व्यक्ति तो और भी थे इस सभा में, क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, आज भी जो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो उम्र में सबसे ज्यादा बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको अध्यक्ष चुना जाता है सभा का। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो व्यक्ति थे, यह उस सभा के सबसे बड़े व्यक्ति थे उम्र के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, या संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे यह कौन थे। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी सोचो और आंसर दो। सबसे पहली तो चीज, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे ये कब चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर
46वें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उन व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसे जरूर ध्यान रख लेना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे कमेंट सेशन में लिखकर भेज सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर जरूर दूं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।